अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे फायज़ा इफ्तिखार का नॉवलेट दिल की बातें हैं। इस नॉवल की कहानी बेसिकली रिवॉल्व करती है एक मैरिड कपल मेहा और रामेश के अराउंड, जिनके 3 बच्चे होते हैं। प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है। इसमें छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे। जो कहानी की मेन कैरेक्टर है मेहा, वो अपनी कमेटी के पैसों से अपनी फैमिली को मरी लेके जाती है ट्रिप पे। और इस ट्रिप के दौरान ही बहुत ही ज़्यादा फ़नी फ़नी से मोमेंट्स होते हैं जो कि आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो कहानी का प्लॉट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसकी एक्सप्लेनेशन शुरू में दी जा सके, लेकिन मैं आपको इंश्योर करूँगी कि अगर आप लोगों को लाइट हार्टेड फ़नी फैमिली स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आपको ये नॉवल ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज का नॉवल दिल की बातें हैं। लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इसी तरह की अच्छे अच्छे से नॉवेल्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो शुरू करते हैं आज का नॉवलेट दिल की बातें हैं। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं रामेश, वो हाथों पे क्रीम मलते हुए कह रही थी। लगता है ये तुम्हारा तकिया गुलाम बन चुका है। दिन में 70,000 बार दोहराने के बाद अब इस वक्त भी यही रोना रो रही हो, जबकि तीनों बच्चों को सोए हुए भी 2 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं। सोते भी वो दूसरे कमरे में हैं, वरना शायद मैं समझता कि वो सोते में उठ उठ के तुम्हें तंग कर रहे हैं। दरअसल बीबी मेहा को पड़ गई है आदत बिला वजह दूसरों पे इल्जाम धरने की। रामेश तकिए को हंसपे आदत दोहरा करके कोहनी के नीचे रखते हुए शायद इससे भी लंबी बात करता, मगर मेहा ने भिन्ना के उसके नीचे से तकिया घसीट लिया। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह के वास्ते तकियों को इस तरह ख्वार करना छोड़ दो। दूसरी बात ये कि मेरे नाम के आगे बीबी ना लगाया करो। और तीसरी बात ये कि खुद तो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हो, कभी ज़रा रुक के अगले की भी पूरी बात सुन लिया करो। सुनाओ। वो कोहनी सहलाते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मैं ये कह रही थी कि बच्चे आजकल बहुत तंग कर रहे हैं और वो झूठ, सरासर झूठ। रामेश ने बिलबिलाकर उसकी बात काटी। तुमने आज कल का लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। खुदाया रामेश, तुम किस कदर खपती हो गए हो। अभी उम्र के 20 साल में दाखिल होने में भी 2 साल बाकी हैं, मगर बातें तुम सठियाए हुए जैसे करने लगे हो। जरा जो सुकून से किसी की बात सुन लो। एक छोटी सी रोजमर्रा की बात थी जो मैं करने वाली थी, जिसे तुमने अपनी बेकार की बहस में च्युइंगम की तरह खींच डाला है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि बच्चे जिद कर रहे हैं। देखा देखा तुमने, फिर एक बार अपना बयान बदल डाला है। बीबी मेहा, तुम तो अच्छे भले खानदानी और जद्दी पुश्ती सियासतदानों को मात दे डाली है लोटा साजी के फन में। तुमसे तो बात करना फजूल है। इंसान उससे भी दिल की बात ना कह सके जिससे उम्र भर का वास्ता हो तो उसकी आवाज़ भरा गई और वह अपना शिद्दत गम से भरपूर जज्बाती डायलॉग पूरा न कर सकी। यह उसका कमज़ोर तरीन पहलू था। रोना बहुत जल्दी आ जाता था। अब भी वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए तकिए पर सर रखकर रामेश से मुंह मोड़ के लेट गई। रामेश ने एक नज़र वॉल क्लॉक पे डाली। 12:30 बज रहे थे। गर्मियों में तो यूं भी सोते सोते इतना वक्त हो ही जाता था। अगर कहीं बाहर से वापसी हुई हो, कोई मेहमान आया हो या वीकेंड हो, तब तो 1:30-2 भी बज जाया करते। लेकिन आज वो मजीद 5 घंटे भी जागने के मूड में न था। सारा दिन ऑफिस में सर खपाने के बाद और तवील रास्ते तक ट्रैफिक की खुआरी, जून के महीने की तबाहकुन गर्मी झेल लेने के बाद कमरे के एसी की खुन फिजा ख्वाह मुख्वाह खुमार तारी ये दे रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो एक भरपूर और पुरसुकून नींद के मजे लेना चाह रहा था। इस वक्त इसे मनाने की कार्रवाई शुरू की तो अगले 20-25 मिनट तो कहीं नहीं गए, सुबह से ही। वो ये सोचते हुए लंबी तान कर सोना चाहता था, मगर ऐसा कर न सका। सुबह, यानी कि सुबह, वही भागम दौड़, अफरा तफरी वाली सुबह। ठंडे ठंडे घर से बाहर निकलकर अपना आप सड़कों की भट्टी में झोंकने का तस्वर वैसे ही चिड़चिड़ा बना डालता है। ऊपर से छुट्टियों की वजह से बच्चे भी घर पे होते हैं। उनका नाश्ता भी देर से, यानी मेरे साथ बनता है, जिसकी वजह से मेहा भी उलझी होती है। ये मनाने वाला काम तो सुबह हरगिज नहीं हो सकता। अलबत्ता बगैर किसी वजह के लड़ने का मौका जरूर निकल आता है। यूं भी नाराजगी में ये नाश्ता भी इंतहाई बेढंगा देती है।
शाम को थका हारा घर लौटूं तो फिर से ये सूझा हुआ मुंह। ना भाई, जो काम आज 20 मिनट में जबानी कलामी निमट सकता है, उसे अपनी सुस्ती के हाथों क्यों तो 2.5 घंटे के प्रोग्राम में बदल लूं। अभी तो सस्ते में छूट जाऊंगा, शाम को नखरे दिखाते हुए बीबी को हरी हरी सूझेगी। लाजमन डिनर या आउटिंग की फरमाइश की जाएगी। उसने खुद पे गलबा पाती गनूद की और सुस्ती को बमुश्किल धकेला। मेहा, सुबह होने वाली मुतवक्के बदमज़गी से बचने के लिए उसने लहजे में कमाल दर्जे की शीरीनी घोल के उसके शाने पे हाथ धरा, जिसे मेहा ने झटक दिया। रामेश ने दांत किचकिचा कर उसकी पुश्त को घूरा। घने बालों का कुछ उलझा कुछ सुलझा जूड़ा पूरी शिद्दत से पकड़कर हिलाने को जी चाहा। दिल की इस ख्वाहिश को मसलहत के हाथों दबाते हुए उसने मेहा के कान के पास झूलती लट को बड़े प्यार से अपनी उंगली पे लपेटा। तुम यूं रूठोगी तो क्या मैं सो पाऊंगा? सर पे आने वाली भयानक कल की तलवार लटक रही हो तो कोई क्या खाक सोए। अब छोड़ भी नखरे। जवाब निदार्थ, मगर इस बार हाथ झटकने से परहेज किया गया था, जिससे रामेश का हौसला बढ़ा। प्लीज यार, जरा जरा सी बात को सीरियस ना लिया करो। बंदे को जरा तो खुल के सांस लेने दो। हर बात में अपनी खफगी का हवा खड़ा किए रखती हो। अब इंसान क्या मुंह भी ना खोले। अच्छा चलो, प्रॉमिस, अब कभी तुम्हारी बात नहीं काटूंगा। हाँ, कहाँ की राजकुमारी हो ना तुम। तौबा, क्या क्या करना पड़ता है एक मशरकी मर्द को जरा से घरेलू सुकून के लिए। उसके लहजे से गोया शहद टपक रहा था, प्यार उमड़ रहा था, मगर आंखों में जमाने भर की बेजारी लिए वो उसे तक रहा था कि कब वो रुख मोड़ के उस नाराजगी के खात्मे का ऐलान करती है और वो हल्का फुल्का होकर सोता है। प्लीज जान। उसने उंगली पे लिपटी लट को हल्का सा झटका दिया। जी तो चाह रहा है उखाड़ ही फेंकूं। 1 बजने वाला है और इधर नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। उसी फूले फूले मुंह के साथ फिर आखिर मेहा ने रुख बदला तो कमाल महारत के साथ रामेश के लहजे की मिठास उसकी आंखों में भी उतर आई। मगर वो इस फन का नजारा इस तरह ना कर सकी कि अब सीधी लेटी हल्की स्पीड में चलते पंखे पे नजरें जमाए हुए थे। तुम हमेशा ऐसा करते हो। मैं जब भी कोई मसला डिस्कस करना चाहूँ, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहूँ, हमेशा बात को मजाक में उड़ा देते हो। बिला आखिर उसके लब खुले। हो ही बेहस और ढीठ। चाहते हो ना मसला सुनूं, ना ही हल करना पड़े। यार, प्रॉमिस कर तो रहा हूँ। क्या कान पकड़वाओगी थानेदारनी? हाँ, बस खाली खुली प्रॉमिस। वो मिनमिनाई। उम्र तुम्हारे वादे, मेरी उम्र के 10 साल खा गए तुम्हारे ये खोखले झूठे वादे। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दे दो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। पूरे दिन के कोटे में गिनती की 2-4 मुस्कुराहटें ही होती हैं तुम्हारे पास। अगर आज के कोटे में से कोई बाकी बची है तो दे मारो। दिल तो कर रहा है तुमसे खूब लड़ूं, मगर एक तो तुम भी ना ज्यादा देर खफा भी नहीं रहने देते। ऐसी मिस्कीनी शक्ल पे तारी कर लेते हो, ख्वाह मुखाहिब तरस आ जाए। ये हुई ना बात। इसी मुस्कुराहट पे तो हम फिदा हैं जानू। यही तुम्हारा मोनालीजा स्माइल। चलो, कम से कम यहाँ तो झूठ नहीं बोलना पड़ा। वाकई इस फीके से चेहरे पर मोनालीजा की तरह मुस्कुराती हो, दिल पे जबर करते हुए, जैसे कोई गन पॉइंट पर मुस्कुराने पे मजबूर कर रहा हो। पता है मैं क्या कह रही थी? माहौल साजगार होते ही वो तकिया गोद में रख के बैठ गई और रामेश का दिल बैठ गया। सुई अभी तक वहीं अटकी है। जब तक भड़ास ना निकल जाए, ना इसको सोना है ना मुझे सोने देना है। जहाँ इतने साल गुजर गए दिल मारते हुए, ये एक रात और सही। बच्चों की जिद है कि इस बार गर्मियों की छुट्टियां हमेशा की तरह वो घर पे नहीं गुजारेंगे। हफ्ता 10 दिन कहीं ना कहीं रह कर आएंगे। और सच्ची बात तो यह है कि इस बार मैं भी उनकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। वो कोई नाजायज फरमाइश तो नहीं कर रहे, ना ही जमाने से अनोखी जिद है। सारी दुनिया छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाती है। सारी दुनिया के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदारों की तरह तंदूरों में नहीं रहते। तुम्हारे मेके वाले मुल्तान में रहते हैं और मेरे मेके, मेरा मतलब है मेरे दोनों भाई। तो क्या जरूरी है छुट्टियां किसी न किसी के सर पे सवार होकर गुजारी जाएं? और लोगों की तरह मरीज स्वाद या एबटाबाद क्यों नहीं जा सकते? ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो, और अगर नहीं जानती तो फिर हमारी 10 साल रफाकत पे अफसोस ही किया जा सकता है। वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बहुत संजीदा लग रहा था। जानती हूँ, इसलिए इस 10 साल रफ़ाकत में मैंने कभी ऐसी फरमाइश की भी नहीं। लेकिन वो मर्दी क्या जो औरत का एहसान मान ले। सारी उम्र का इसार मिनट में फरामोश कर देता है। जैसे इस वक्त तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर इन गुजरे 10 सालों पे अफसोस कर रहे हो। हम्म,
मेरी कमेटी निकली है। इस इंकशाफ पे रामेश हड़बड़ा के उठ बैठा। सारी नींद भग से उड़ गई। सुस्ती हवा हो गई और गुनूदगी में डूबा जहन नित नए अखराजात गिनवाने लगा। इस महीने का बिल इसके सर डालूं? नहीं नहीं, अगले सेशन की तीनों बच्चों की फीसें भरने का कहूंगा। कुछ ग्रोसरी तो वो खुद ही खरीद लेगी, इतनी इंसानियत तो है। आखिर मेरे पैसों से ही कटौती कर करके कमेटी डाली है, इतना हक तो बनता है मेरा। घर के खर्चे तो निकलते ही रहते हैं। 10 भरो तो 15 साल उठाए फिर मौजूद होते हैं। इनसे निपटते निपटते तो 10 साल गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। क्यों ना इस बार हम इनसे जरा सी नजरें चुरा के अपने बच्चों की भी मान ले, उन्हें चंद दिन की खुशियां दे दें। हम्म, दिल अपना मचल रहा होगा ना, बच्चों का ले लिया। अखराजात और तफरीहात में बहुत फर्क होता है। तफरीह के नाम पे हम उन्हें क्या दे रहे हैं? शाम को रोज 1 घंटा और वीकेंड पे 3 घंटे टीवी देखने की इजाजत। और वो जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन तीनों का टोला लेकर निकलती हो कि अहमर की साइकिलिंग हो जाएगी, मेरी वॉक और निम्रा रमना पार्क में स्लाइड ले लेंगी, वो क्या है? और उस शाम मुझे चाय तो खुद बनाना पड़ती है। सड़क की उस जानिब बने कमेटी के चंद गज के पार्क में बच्चों का आधा घंटा साइकिल चला लेना और स्लाइड ले लेना लेना तुम्हें तफरी लगता है? और वो जो इतवार की शाम में तुम सबको बाहर लेकर निकलता हूँ आउटिंग के लिए, खिला पिला के लाता हूँ, वो क्या है? हाँ, आउटिंग। तुम्हारी उस मोटर बाइक पे हम चारों का लद के जाना वाकई बहुत बड़ी अय्याशी में शुमार होता है। सर्दी है तो ठठरते जाओ, गर्मी है तो एक दूसरे से चिपक के पसीने बहाते जाओ। और खिलाने पिलाने की खूब कही। किसी को 10 रुपए की चिप्स, किसी को 15 रुपए वाला बर्गर और किसी को 5 रुपए वाली आइसक्रीम थमा देते हो। और मुझे तो हमेशा कोल्ड ड्रिंक पे ही रखाया है। 10 रुपए की बोतल, जिसमें से आधी तुम खुद निकाल जाते हो। बच्चों की नजरें अलग लगी होती हैं। इस कदर शर्म आती है सड़क पे जब एक बोतल 5 हाथों से गुजर के खाली होती है। चलो ठीक है, अब तुम्हारी कमेटी निकली है। भाई पैसों वाली खातून हो। मुझ गरीब पे जितनी मर्जी बातें धर लो, मैं तो इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा करो, इस इतवार की रात तुम हम सबको अच्छे से डिनर करा दो। बच्चों को प्ले लैंड भी ले चलेंगे। मुझे क्या जरूरत है इन बेकार के चौंचलों में रकम जाया करूं? वाह, अपनी बारी आई तो बेकार के चौंचले। आप कैसे जान निकल रही है 4 रुपए खर्च करते हुए? मुझे तो मुंह फाड़ के हर एक के सामने कंजूस कह देती हो। मैं ये पैसे बच्चों पे ही खर्च करूंगी, मगर इस तरह नहीं। पूरे 12 हजार हैं। चाहूँ तो अपने लिए सोने की कोई चीज़ भी बना सकती हूँ, मगर मैंने सोच लिया है ये पैसे अगर इस्तेमाल होंगे तो सिर्फ हमारी फैमिली ट्रिप पर। पहले तो अपने 2 लॉन के और एक चिकन का सूट बनवाऊंगी। एक आपकी जीन्स और 2 टी शर्ट्स बहुत होंगी। बच्चों का एक एक अच्छा सूट भी बहुत होगा। पिछले महीने आपके दोस्त के बच्चे की बर्थडे पार्टी पे भी एक एक महंगे वाला रेडीमेड सूट लिया था। इन सब पे ज्यादा से ज्यादा 3 हजार लग जाएंगे। बाकी के 9 हजार अगर तुम्हारे ख्याल में काफ़ी होंगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। यहाँ से मरी तक का जाने के किराए में ही 1.5-2 हजार लग जाएंगे। और वापसी के लिए भी इतना ही चाहिए होगा। वहाँ 2 दिन रहने के लिए भी कम से कम 8-10 हजार चाहिए। कुछ पता है इस सीज़न में होटलों में किराए आसमान से क्या क्या बातें कर रहे होते हैं? और तुम प्रोग्राम बना रही हो पूरे एक हफ्ते का। होटलों में कौन रहेगा? मैं इतनी अहमक नहीं जितना तुमने मुझे समझ रखा है। मेरी वो दोस्त याद है, खारियाँ वाली, जिससे तुम मुझे शादी के बाद सिर्फ एक ही बार मिलवाने के लिए गए थे, और वो भी माथे पे 100 बल डाल के। बेचारी सूरज शक्ल की जरा गुजारे लायक ही थी। और फिर अंधा काना पर्दा भी करती थी। यानी मुकम्मल तो नहीं, मगर सिवाय सलाम आदाब के गैर मर्दों से कम ही कलाम करती थी। फिर तुम्हें क्यों अच्छा लगता उसके यहाँ जाना? हाँ, होती है अगर कोई छमक छल्लो छैल छबीली मर्दों के हाथों पे हाथ मार के कह कहे लगाने वाली, तब तुम जी जान से हाजिरी लगवाने जाते। हाँ, और जो तुम्हारे सिर्फ एक बार जाने के बावजूद खुद साल में 3 चक्कर लगा लेती थी। दूसरे शहर की रियायत लेते हुए कभी एक रात तो कभी 2-3 रातों तक क्याम होता था। वही मुफ्तखोरी। हाँ, वही जो मेरी मोहब्बत में भाग भाग के आती थी और आपकी नागवारी भाम के खुद ही पीछे हट गई। अब पिछले 4-5 साल से हमारा सिर्फ फोन पे रब्ता है। वही मुफ्तखोरी अब मरी शिफ्ट हो गई है। और उसी मुफ्तखोरी ने मुझे दावत दी है कि मैं अपनी फैमिली समेत उसके घर में एक हफ्ता गुजारने आऊं। नेहा ने चबा चबा कर कहा। कदरे मुफ्त तफरी ने रामेश को भी कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। ये किसी हद तक गवारा है, मगर मेरे ख्याल में तुमने कपड़ों की शॉपिंग वगैरह का खर्चा इजाफी शामिल किया है। अगर हम पहले से मौजूद कपड़े पहन के चले जाएं तो मरी वाले हमें वापस तो नहीं भेज देंगे। इसके बदले अगर तुम मुझे ज़्यादा नहीं सिर्फ 4-5 हजार रुपये उधार दे देती।
इतना कहकर उसने मेहा के तासुरात जांचना चाहे, जो अब भी हैरत अंगेज तौर पे पुरसुकून थे। इससे उसका हौसला बढ़ा और बाकी का फिक्रा उसने पुरएतमाद लहजे में मुकम्मल किया। तो मैं जल्दी तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। सितंबर में एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है। हो सकता है पहले ही हो जाए। वो छोटे पैमाने पे प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करता था। मजबूरी ना होती तो कभी ये रकम उधार लेके तुम्हें चौकन्ना ना करता। अब तुम्हारे हजार सवालों का जवाब कौन दे। लेकिन सितंबर तक का तो क्या, अगले महीने तक का इंतजार भी नहीं कर सकता। मुझे ठीक 10 दिन बाद हर हाल में ये रकम चाहिए थी। लगता है अल्लाह ने तुम्हारे वसीले ही मेरा काम बना दिया। चलो ठीक है। मेहा ने बगैर किसी सवाल के हामी भर ली। ये एक और हैरत भरा वाकया था। मगर याद रहे, उधार उधार होता है। मेरी रकम हजम करने की कोशिश मत करना, जैसा कि औरों के साथ करते रहते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं स्वीट हार्ट। इतना कहकर उसने वॉल क्लॉक पे एक और नजर डाली। 1:45 बज रहे थे। उसने तकिया दुरुस्त करके लेटने में देर न लगाई। अलबत्ता मेहा टेबल लैंप ऑफ करते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ मैंने 12,000 बताया। असल रकम यानी 15,000 के बारे में नहीं बताया। वरना तुम 4 के बजाय 6,000 उधार मांगते और मुझे 10 दिन बाद किसी और का मुंह देखना पड़ता। ये 3,000 मैंने इसी दिन के लिए तो लग रखे हुए हैं। 27 जून। एक गुड न्यूज़ है। नाश्ते की टेबल पे नेहा ने बावाज़े बुलंद ऐलान किया, जिसपे अखबार पढ़ता रामेश बुरी तरह हड़बड़ा कर रह गया। आंखों में बेयकीनी भर के उसने मेहा को देखा। क्या वाकई? एक और गुड न्यूज़? मेहा झीम कर रह गई। मैं रात वाली प्लानिंग बच्चों को बताना चाह रही थी, तुम भी ना। उसे सर झटका और दोबारा बच्चों की जानिब मुतवज्जा हुई, जो अपना जिक्र सुनकर अब दिलचस्पी लेने पे मजबूर हो गए थे। 8.5 साल निमरा और 6 साल अहमद, जबकि सबसे छोटी 3.5 साल की रमना बदस्तूर अपने जैम ब्रेड में मगन थी। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला किया है कि इस बार हम सब एक हफ्ते के लिए मर ही जाएंगे। इस ऐलान ने उनको नाश्ता वाश्ता सब भुला दिया। वो मजीद तफसीलात जानने के लिए बेचैन नजर आने लगे। फिलहाल आप लोग का समर कैंप चल रहा है। 2 हफ्ते बाद मुकम्मल तौर पे फ्री हो जाओगे तो चलेंगे। पापा भी तब तक इंतजामात कर लेंगे। जाहिर है इन्हें भी इतने दिन ऑफिस बंद रखना पड़ेगा। रामेश इस नई फिक्र में मुब्तला हो गया। पहले ही उसका बिजनेस कोई खास अच्छा न चल रहा था, बल्कि दरमियाने दर्जे के तमाम कारोबार यूं ही ठप पड़े थे। बस गुजारा हो जाता था। ऐसे में पूरे एक हफ्ते के लिए उसे बंद ही करना पड़े तो जाहिर है कि फर्क तो पड़ेगा। अभी वो ढंग से इस परेशानी को पूरी तरह खुद पे सवार भी न कर पाया था कि फोन की बेल ने उसकी तवज्जो बांट ली। हेलो। वो चहकी। आज सुबह ही से मेहा का मूड खासा खुशगवार था। और ये खिलाफ मामूल बात थी, क्योंकि सुबह सवेरे काम का इतना लोड होता था कि वो ख्वाह मुख्वाह चिड़चिड़ी सी हो जाती। आज मूड की ये खुशगवारियत रात के प्रोग्राम की वजह से थी। वरना फ़ोन उठाते ही वो इतनी खुश मिजाजी दिखाने की आदी न थी। पहले ये इत्मीनान किया जाता था कि दूसरी जानिब है कौन, फिर उसकी औकात के मुताबिक इखलाक बिगाड़ा जाता। अरे नाहिद बाजी। उसकी चहचहाट जरा धीमी पड़ी। अब वो अपनी नन को सलाम करते हुए मदद तलब निगाहों से रामेश को भी देख रही थी। नाहिद से बात करते हुए उसकी सारी तर्रारी हवा हो जाती थी। वो कदरे मोहतात रहा करती, फिर भी नाहिद जैसी नुक्ताचीन नन को उसकी कोई न कोई बात पकड़ने का मौका मिल जाता। रामेश अपनी बड़ी बहन की फितरत से आगाह था, मगर उम्र के 10-12 साल के फर्क की वजह से लिहाज करने पे मजबूर था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि नागज़ीर हालात में वो कभी कभार मेहा को इमदादी कमक ज़रूर पहुंचा दिया करता था। लेकिन आज उसने भी नज़रें फेर के मुकम्मल तवज्जो अखबार पर जमाते हुए गोया हरी झंडी दिखा दी। हाँ जी, गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। नहीं बाजी, लाहौर में ज़्यादा है। इस कदर के आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो शद्दोमत से लाहौर को शोलों में घिरा हुआ साबित कर रही थी। रोज दर्जनों लोग मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, घर से बाहर निकलना मुहाल है। और घर कौन सा कम है, दहक रहे होते हैं भट्टी की तरह। नहीं नहीं, इसी पोर्शन में कुछ ज्यादा ही तपिश है। आपने तो सर्दी में विजिट किया था। वो पिछला घर फिर कुछ अच्छा था, पोर्शन भी नीचे वाला था। यहाँ हर तरफ से धूप पड़ती है। कहाँ बाजी, एसी हर वक्त तो नहीं लगा रह सकता। इतना बिल कौन दे। दोपहर को 1 घंटा लगा कर कमरे को जरा सा काबिल कर लेती हूँ कि बच्चे सो जाएं। रात को भी 3 घंटे चलाते हैं, और सच्ची हम तो इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। मगर रामेश कहते हैं बच्चे बीमार हो जाएं तो इससे कहीं बेहतर है कि हम खींच तान के किसी तरह बिजली का बिल ज्यादा दे दें। नहीं 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 बाजी, मेरा ये मतलब। आप आप। वो एकदम बुरी तरह बौखला गई। दूसरी तरफ नाहिद शायद उसकी एक बात सुनने पे तैयार न थी, इसलिए वो बार बार आप कहती मुंह खोल के रह जाती। आप, मेरी बात तो। आखिर रामेश अखबार रख कर उठा और उसके हाथ से रिसीवर ले लिया।
दूसरी जानिब नाहिद जोरों शोर से बरस रही थी। बीबी शुक्र करो अल्लाह का, तुम्हें तो जब भी सुना रोते रोते ही सुना। तुम जैसी नौशक्री औरतों की वजह से ही मर्द का रिस्क बंदिश का शिकार होता है। मेरा भाई बेचारा रुल के रह गया है तुम्हारे लिए कमा कमा के। फिर भी कभी कलमा शुक्र का तुम्हारे मुंह से अदा नहीं हुआ। माशाल्लाह, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, किस चीज़ की कमी रखी है मेरे भाई ने? या फिर असल बात करो कि ये थोड़ा थोड़ा की गर्दान हम बहनों को सुनाई जाती है। भाई हम कौन सा तुमसे कुछ मांगने आते हैं? बाजी, बस भी कीजिए खुदा के लिए। आपको पता तो है कि मेहर की बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। हालांकि मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि इसकी एक बात के कितने मतलब निकलते हैं। आपने जो मतलब निकाला है वो तो कुछ भी नहीं। रहने दो रामेश, शादी के अगले रोज से तुम इसके बचपने और भोलपन के राग लाप रहे हो। 10 साल हो गए हैं इसे ब्याहे औरत बने। 3 बच्चों की माँ है। इतनी नन्ही मुन्नी नहीं रही जितना तुम साबित करने में हरकान होते रहते हो। जैसे ही मैं फ़ोन करूँ, ये छूटते ही अपने मसले मसाइल बयान करना शुरू कर देती है और ला के रख देती है, ताकि सहम के हम बहनें तुम्हारे यहाँ आने का ख्याल ही तलक कर दें, तुमसे मिलने को तरस के रह जाएं। अभी देख लो, पहले गर्मी के और अब हालात के डरावे दिए जा रहे हैं। ओहो बाजी, कौन है जिसकी ज़बान पे आजकल गर्मी की शिकायत नहीं? अगर इसने कह दिया तो? बस करो रामेश, जो कसर रही है अपनी बीवी की जानिब से, वह अब तुम पूरी न करने बैठ जाना। इसने तो ये साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि तुम्हारे घर में लावा पक रहा है, और इन दिनों यहाँ आना बिल्कुल लाहौर शहर का रुख करना भी बेवकूफ़ी है ना? नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। वो खिसिया गया। अगर मेहा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया भी है तो बेकार रहा। आपके तेवर बता रहे हैं कि आप किसी की जोर आजमाई से दबने वाली नहीं। आपका अपना घर है, जम जम आइए। तो न करहन उसे कहना पड़ा। हालांकि बहन से मोहब्बत होने के बावजूद वो इस हकीकत से बखूबी आगाह था कि वह किस कदर तकलीफ दे किस्म की मेहमान साबित होती हैं। जीते रहो, इसी तरह कलेजे में ठंड डालते रहो। क्या करें, बच्चों की छुट्टियां हुई तो तब से रट पकड़ी है कि मामू के यहाँ जाना है। मैंने भी कहा देखो, इस बार जरा इंतजार करो, पता तो चले भाई को खुद ख्याल आता है या नहीं। 2 हफ्ते तक इंतजार करने के बाद मायूस होकर मैंने खुद फोन किया। गलती तुम्हारी नहीं, दिल में तो तुम्हारे बहुत जगह है, बस बीवी ने जानबूझ के बेपरवाह सा बना दिया है। तुम ऐसी छोटी छोटी नज़ाकतों का ख्याल ही नहीं करते कि इन मौक़ों पर बहनों को खुद दावत देकर बुलाते हैं। ऐसे ही कुछ और चिकनी चुपड़ी करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अब रामेश को एक नया मरहला दरपेश था। नाहिद ने ज़ोर ज़बरदस्ती खुद को दावत दिलवा दी थी। अब इस नाकहानी से मेहा को भी तो आगाह करना था। क्या कह रही थी? बज़ाहिर बर्तन संभालने में मसरूफ़ मेहा ने सरसरी अंदाज में पूछा। हालांकि जितनी देर वो बात करता रहा उसे बेचैनी लगी रही थी। बल्कि यूं कहना चाहिए, क्या सूर फूंक रही थी जो तुम गुमसुम बेजुबान बने खड़े थे। आज पराठे बहुत खस्ता बने हैं। उसने लुकमा तोड़ा। लाहौल वाला, ऐसे जैसे घी में डूबा गरम गरम रबड़। अब फोन पे उन्हें पराठों की खस्तगी भी मालूम हो गई। नहीं, वो तो बस यूं ही कह रही थी कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। हाँ, तो इसमें फोन कर करके पूरे पाकिस्तान में नशर करने वाली कौन सी बात है? उनके बच्चे अनोखे हैं क्या जिनकी छुट्टियां हुई हैं? सारे पाकिस्तान में हुई हैं। वो चिढ़ रही थी। शायद कल या परसों वो आए। पराठे की प्लेट से सर उठाए बगैर उसने कहा। शायद क्यों? वो हमेशा टिकट खरीदने के बाद सिर्फ बताने के लिए फ़ोन करती हैं। जब आपको उनकी आमद के वक्त का पता है, तो ये शायद का दुम छल्ला लगाने की क्या ज़रूरत है? मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मुझे क्या ज़रूरत है बेकार की मेहनत की? मेरे पास करने को और बहुत कुछ है। ये फरीदा तुम्हारी हमशीरा साहिबा होकर अंजाम दे लेंगी। उन्हें दूसरों के दिमाग ख़राब करने के सिवा और आता भी क्या है? 28 जून। रात को किसी वक्त बिलाखिर डरते डरते रामेश ने उसे असल बात भी बता दी कि नाहिद बाजी माँ अपने बच्चों और शोहर के कल दोपहर की ट्रेन से पहुंच रही हैं। उसकी अपनी शक्ल पे इस वक्त इतनी बेचारगी थी कि मेहा चाहने के बावजूद उसे दो चार करारी बातें ना सुना सकी। ये और बात की उस ख्वाहिश को उसने हसरत में बदलने न दिया और हंसपे आदत दिल ही दिल में गुबार निकाल लिया। वैसे इस बार इनका क़याम ज़्यादा तवील नहीं होगा। बता रही थी सिर्फ 3 दिन तक रुकेंगी। ये अलग बात कि तुम्हारे लिए ये दिन भी 3 सदियों के बराबर होंगे। मेरे बहन भाइयों में से किसी को 3 मिनट भी झेलना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो फिर 3 दिन है। इनके कहने से क्या होता है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने कहा है वो ही किया भी हो? वो बड़बड़ाती रही। और वो किचन वगैरह की क्या सूरत हाल है?
कुछ खास सौदा तो नहीं मंगवाना? अभी पिछले हफ्ते तुमने कुछ इजाफी। वो कान खुजाते हुए बहुत हिम्मत करके अभी इतना ही कह पाया था कि मेहा पलटकर काट खाने को दौड़ी। कौन सा इजाफी सामान? गर्मियां हैं, कुछ शरबत स्क्वॉश वगैरह लिए थे। छुट्टियों की वजह से बच्चे सारा दिन घर पे होते हैं और घड़ी घड़ी कुछ खाने को मांगते हैं। इस वजह से कस्टर्ड जेली वगैरह के कुछ फ्लेवर्स लिए थे और नूडल्स के ढेर सारे पैकेट्स, मुख्तलिफ तरह के बिस्किट्स के हाफ रोल्स। क्या इन सबसे 3 दिन तक मैं तुम्हारी बहन के कुंबे की तवाज़े करूं, जो कि सारे के सारे खाने के मामले में इस कदर पेटू हैं कि बस तौबा। नाहिद बाजी हैं जो हांडी भूनते भूनते ही बीच में से आध दर्जन बोटियां उचक लेती हैं, और मियाँ उनके ऐसे नरीले फरमाइश करते करते हलकान भी नहीं होते। हलीम, निहारी, बिरयानी पसंदे चुन चुन के मुश्किल तरीन और महंगी तरीन डिशेस की फरमाइशें नशर होती हैं। बच्चे हैं तो दो दो बार नाश्ता ठूसने की आदि। अच्छा है तुम्हारा तो चाव पूरा हुआ बहन को बुलाने का। लेकिन यार मेरे पास तो आजकल। उसने शक्ल पर अच्छी खासी बेचारगी तारी कर ली, मगर वो बेइतनाई से बालों में ब्रश करती रही। इस बार ऑफिस के किराए भी बहुत लेट दिया है, और बरसों जो चेक मिला था वो मुख्तार का कर्जा चुकाने में दे दिया। 6 माह हो रहे थे वो तकाजा कर करके जान खा रहा था। अब वो बाल बैंड में जकड़ के हंसपे मामूल हाथों पे लोशन मिलने लगी। कल फिर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो यही कहोगी तुम्हारी बहन है, उसे आने की दावत भी तुमने दी है, तुम ही भुगतो। मगर बताओ फिर मैं क्या करता? बड़ी बहन है, मान से बात कर रही थी, क्या मैं उसका मान तोड़ देता? वो बदस्तूर हाथों का मसाज करती रही। पता नहीं इन हाथों के चौ चौंचले करके उसे क्या मिलता है। कोई है जो उसे बताए कि चेहरे और हाथों की क्लेंजिंग से फुर्सत मिले तो कभी दिल का मैल भी साफ कर ले। वो जलता भुनता सोने की कोशिश करने लगा। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी चेहरा उतरा हुआ था जब मेहा ने उससे कहा, सुनो रामेश, अब मजीद किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने इन 10 सालों में तुम्हारी ये आदत छुड़वाई है। याद है शादी के मौके पे तुमने कितना कर्जा सर पे चढ़ा रखा था, और तब तुम्हारा बिजनेस भी नया नया था। अगर कर्जा उतारने की पख साथ ना होती तो तुम अपना बिजनेस जमा सकते थे और आज कहीं के कहीं पहुंचे होते। मगर इन दिनों तुम जो जो कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में चला जाता था। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें इस बुरी लत से निकाला है। देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता फिर से ही चस्का पड़ता जा रहा है। पहले मुख्तार का कर्जा 6 महीने तक सर पे तलवार की तरह लटकता रहा, अब पता नहीं किसको पीछे लगवाओगे। सुबह सुबह कॉल बेल बज रही होगी और शाम से रात तक फोन की बेल। तो मेरी कोताहियां और अपने कारनामे गिनवाना बंद करो। सख्त परेशान हूँ, कोई मशवरा नहीं दे सकती तो कम से कम तानों की तरसील ही बंद कर दो। 2-3 हज़ार कर्जा ले लेने से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा सर पे। ये ना करूँ तो और क्या करूँ? डाका डालूं? जहाँ 4,000 दे सकती हूँ वहाँ 3,000 और देती हूँ, देते हुए मेरा क्या जाता है? उसने बर्तन समेटते हुए बेतासुर से लहजे में कहा। आखिर तुम बगैर कुछ कहे मुझसे निकलवाने में कामयाब हो ही गए। क्या करूँ? कोशिश के बावजूद तुम्हारे जैसी बेहिस और लाताल्लुक नहीं बन सकती। ओ थैंक्स मेहा। ऐसा करो तुम ज़रूरत की सब चीज़ें ले आना, बिल्स मुझे दे देना, मैं 2-3 हफ्तों में सारे पैसे चुका दूंगा। और इन 2-3 हफ्तों तक तुम जिस तरह मेरे सर पे सवार होगी उसका अजियतनाक तजर्बा मुझे है, मगर फिल वक्त इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं। 2-3 हफ्ते? मुझे 10 दिन के अंदर अंदर एक एक पाई चाहिए। ठीक 15 दिन बाद हमें मरी के लिए भी निकलना है। अच्छी है बेचारी, जुबान कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, वक्त पर काम आ ही जाती है। काफी अरसे बाद उसके दिल ने कोई मुस्बत सरगोशी की उसके बारे में। नाहिद बाजी की फैमिली को शाम 5 बजे वाली ट्रेन से लाहौर पहुंचना था, और आमिश को घर से निकलते निकलते 10 बज गए थे। उसके जाने के बाद मेहा ने सफाई वाली मासी से पहले कमरे साफ करवाए और फिर सब लॉक करने के बाद निमरा और अहमद को लाउंज में बिठाया। मासी की निगरानी में देखकर खुद रमना को ट्रॉलर में बिठाकर घर के नज़दीक वाक़ मार्केट की जानिब निकल गई। बाहर खासी गर्मी थी। दिल तो ना चाह रहा था रमना को साथ ले जाने को, मगर निमरा और अहमद कार्टून देखने के दौरान किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार न होते थे, और मासी के ज़िम्मे भी अभी खासा काम बाकी था, जबकि मामूल की सफाई मेहा खुद ही रोज़ के रोज़ कर लिया करती थी। गोश्त, मुर्गी, कीमा, इजाफी सब्जी, चावल, चीनी और कोल्ड ड्रिंक की लीटर वाली बोतलें लेने में ही उसके 2,000 तक लग गए। वो लोग हफ्ता भर रहने आए, तब भी दिन में कम से कम एक बार खाना पुरतकल्लुफ़ तरीके से खाने की तवक्को करते थे, और इस बार तो क़याम सिर्फ 3 दिन के लिए था। नाहिद बाजी तो चाहेंगी प्रोटोकॉल पहले से बढ़कर शाहाना हो। एक हफ्ते की कसर 3 दिन में निकले। उनकी बहुत सी आदात को दिल से नापसंद करने के बावजूद वो चाहते हुए उनसे
बल्कि किसी से भी रुखाई से पेश नहीं आ सकती थी, ना ही बेमुरवती बरत सकती थी, क्योंकि ना उसे उस चीज़ की तरबियत मिली थी, ना ही ऐसी फितरत। 30 जून। आज ज़रा जल्दी घर आ जाना, नेहा ने सुबह सुबह ताकीद की। क्यों? आज कोई मुबारका होना है? वो पिछले 2 दिन से अपनी बहन की नुक्ताचीनी भी सुन रहा था और नाजुक मिजाजियां भी देख रहा था। इन सब के जवाब में गर्चे मेहा की पुरतहम्मुल खामोशी काबिल दादो तहसीन थी, मगर ऐसा भी न था कि उसके माथे के बल उसे पोशीदा रह पाए हों। वो तो मुंतजिर था कि कब उसकी जोजा मोहतरमा के सब्र का पैमाना लबरेज होता है। मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं जो अपने सारे किए कराए पे पानी फेर दूं फजूल की मार्कों में। जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ एक दिन और सही। कल नाहिद बाजी को वापस जाना है। कह रही थी कि आज अनार लेकर एक चक्कर लगाएंगे। मुझे साथ जाना होगा। बच्चों की वजह से तो मैं जल्दी घर आने का कह रही थी। वैसे तो भाईजान भी घर पे होंगे, मगर टीवी ऑन हो तो उनका होना या ना होना बराबर होता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मार्का देखने का शौक हमारे और उनके बच्चे मिल के पूरा कर दें। काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। वो छत्ते बालों वाली बंटो, काश रमना की मुट्ठी में एक बार उसके बाल आ जाएं, या फिर अहमद हिम्मत करके इस मुए मानी के पेट में लात दे मारे। और निमरा, कितने तेज आर्मी नुमा दांत है उसके, मगर अपने बहन भाइयों पे आजमाने के लिए ही रख छोड़े हैं। एक बार जरा निम्मी या डोली को काट के दिखाए, बिल बिलाती हुई माँ के पास जाएंगी। शाम को रामेश वाकई जल्दी घर आ गया, और उसने दोनों खवातीन की हिम्मत की दाद गायबाना तौर पर दी, जो उस तबाहकुन गर्मी में भी अनारकली जैसे पुरहजूम बाजार में शॉपिंग का शौक पूरा कर रही थी। रामेश के आने के तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे बाद उन दोनों की वापसी हुई। रामेश ने बगौर दोनों के तासुरात जांचे। नाहिद बाजी खिलाफ मामूल चहक रही थी, जबकि मेहा का चेहरा उतरा उतरा सा था। खाना जो वो जाने से पहले तैयार कर गई थी, वो भी उनसे बहुत बेदिली से लगाया। उसकी पशमुर्दगी की वजह रामेश को तब मालूम हुई जब खाने के बाद नाहिद बाजी ने लहक लहक के अपनी शॉपिंग सबको दिखाई। ये चिकन का सूट देखें, और ये मैचिंग सैंडल, चारों बच्चों के ये रेडीमेड सूट तो देखें कितने खूबसूरत हैं। इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? अभी हमने तुम्हारे बड़े भाई के यहाँ भी जाना है, और फिर वापस घर भी। किराए की रकम के लिए तो कुछ बचा रखती। उनके मियाँ हड़बड़ा कर कह रहे थे। ये तो मुझे मेके से मिले हैं, मेरे भाई के घर से। उन्होंने बड़े मान से गर्दन अकड़ा कर कहा, और रामेश ने चौंक के मेहा को देखा, जो ना महसूस तरीके से सबके दरमियान से उठकर अपने कमरे में जा रही थी। कुछ नहीं लेके दिया मैंने। उसके पूछने पे वो फट पड़ी। तुम सबको दूसरों से जबरदस्ती निकलवाने का फन आता है। मुझसे सिर्फ इतनी गलती हुई कि अपने चिकन का सूट लेते हुए यूं ही रवादारी में उनसे पूछ बैठी कि बाजी कैसा सूट है। उन्हें न जाने क्या समझ में आया, फौरन खिल गई और लगी इस सूट की तारीफें करने। इसे खरीदने के बाद मैंने कहा, इसके साथ मैचिंग की सैंडल ज़रूर होनी चाहिए। तो उन्होंने भी बड़ा शर्मा कर कहा, अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। और मैं ऐसी बेवकूफ़ तब भी न समझी, फौरन शेखी में आकर कह दिया कि मुझे हमेशा से ही आदत रही है, मगर हालात ने इजाज़त न दी। अब कमेटी निकली है तो क्यों ना अपने अरमान निकालूं। और तुम तो जानते हो, काश मुझे वाकई सूट के साथ मैचिंग सैंडल लेने का उस कदर क्रेज़ ना होता। बच्चों की बढ़ती हुई ज़रूरियात ने दानिस्ता तौर पर अपनी ख्वाहिशात से गाफिल कर दिया था, लेकिन उन्होंने आज खुद इसका मतलब ये अखज़ कर लिया कि मैं पता नहीं कब से उन्हें तोहफे तोहफ़ देने को मचल रही थी। और अब कमेटी निकलने की खुशी में, शुक्र है खुदा का, मैंने एक मौके पे तो अक्ल से काम लिया। कमेटी का राज उगलने के बाद संभल गई, और उनसे अगले तफ्तीशी सवाल के जवाब में रकम सिर्फ 5,000 बताई। लेकिन फिर भी उन्हें शर्म ना आई। मैं तो तब सेल्समैन ने मैं तो तब चौंकी जब सेल्समैन ने सैंडल मेरे आगे रखी, और नाहिद बाजी ने अपना पैर उसमें फंसा के मायूसी से सर हिलाकर कहा, एक नंबर बड़ा। मैं तो मुंह देखती रह गई। ना भरे बाजार में तमाशा बनने से अच्छा था। उसके बाद मैं अपनी जानिब से मैंने अक्लमंदी का सबूत दिया कि मर्दाना कपड़े की दुकान की तरफ जाते हुए साफ जता दिया कि मैं रामेश के लिए एक सूट खरीदना चाह रही हूँ। मगर उन्होंने मुझसे एक कदम बढ़ के अपनी रिटाई का सबूत दिया और फौरन कह दिया, अपने भाई जान के लिए बिल्कुल वैसा ही सूट खरीदना जैसे रामेश के लिए लोगी। दोनों साला बहनोई एक से सूटों में कितने क्यूट लगेंगे। हम्म, क्यूट बुढ़े, क्यूट। अपना गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? सारा बयान खामोशी से सुनता रामेश इस खिताब पे चिल्ला उठा। तो और किस पे निकालूं? मेरी हर अक्लमंदाना चाल का जवाब उन्होंने इस माहिराना अयारी से दिया है कि जवाब नहीं, अपनी तर्ज का एक ही पीस है तुम्हारी बहन। मेरी जैसी भला कहाँ उनके साथ पूरी आ सकती है। उनकी हरकतों से डरी मैं बच्चों के लिए कुछ लेने का ख्याल तर्क करके वापस जाने वाली थी। पूछने लगी, बच्चों के लिए कुछ नहीं लोगी?
मैं कोई करारा सा जवाब देती कि खुद ही मेरा बाजू घसीट के चिल्ड्रन गारमेंट्स की शॉप की तरफ मुड़ गई, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे बहुत हसास हैं, बहुत महसूस करेंगे इस बात को कि मामू ममानी ने मामा पापा को तो गिफ्ट दिए लेकिन उन्हें नहीं दिए। मैं क्या बताऊँ रामेश, किस किस तरह तुम्हारी बहन ने मुझे जिच किया। आखिर में वो रो ही तो पड़ी। रामेश भी नाहिद की हरकत पे शर्मसार सा सर झुकाए बैठा था। सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपए ही अलग रखे थे मैंने शॉपिंग के लिए, और वो भी सिर्फ मरी जाने के शौक में। वरना तुम्हें तो पता है कि मैं गर्मियों में 250-300 से ज़्यादा का लॉन का सूट नहीं लेती। इस बार इतने चाव से 1100 का चिकन का सूट खरीदा, 450 की सैंडल, और वो तुम्हारी बाजू चक्कर ले गई। अब और पैसे भी फालतू नहीं कि ढंग के कपड़े ही बना लूं, मेरे बच्चों के हिस्से का भी ले गई। चलो, अब जाने दो। जो दे दिया सो दे दिया। भले देने की नीयत ही ना हो, मगर अब अल्लाह की तरफ से चला गया तो इस पे मलूल होने के बजाय दिल बड़ा कर लो। अल्लाह कोई ना कोई सबील बना ही देगा। अभी 10 दिन बाकी है मरी जाने में, शायद कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाए। 1 जुलाई। क्या सुहानी सुबह थी। बिलाखिर नाहिद बाजी ने इस बार अपने कहे अल्फाज की लाज रखी और उसी तारीख को वापस लौटने लगी। सारी रात खौफ के मारे नेहा को तो नींद ही ना आई कि सुबह उठने पे उनका प्रोग्राम बदलने की मनहूस खबर न सुनने को मिले। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी। 6 बजे उठ के उसने बड़े ज़ौक़ व शौक से उनके सफ़र में खाने के लिए कीमे वाले पराठे भी बनाए, रूह अफ़ज़ा का थर्मस भर के दिया, और उनके निकलने पर शुक्राने के नफल भी अदा अदा किए। वरना 3 दिनों में वो जितना खर्चा करा चुकी थी, अगर 3 दिन भी और रहती तो शायद वो खुद रामेश को कहीं से कर्जा लेने पर मजबूर करती। वो खुद जो इस चीज़ का सबसे बड़ी मुखालिफ थी। और तो और 3 दिन और 3 रातों तक मुसलसल ऑन रहने वाला एसी भी हलकान हो गया था। मेहा बिल के डर से एसी देखभाल के लगाती थी, मगर नाहिद बाजी ने गर्मी गर्मी का शोर मचाकर दिन रात उसे लगाए रखा। अभी अगले महीने के बिल में उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मगर आने वाले कल के हौलनाक नतज को फिलहाल भुलाए वो इस वक्त हल्की फुल्की होकर बेड पे लेटी थी। रामेश स्टेशन तक साथ गया था। बच्चे छुट्टियों की वजह से देर तक सोए रहते। वो काफ़ी अरसे बाद फरागत के ये लम्हे एंजॉय कर रही थी। अचानक फोन बेल ने उसे कुछ बदमज़ा तो किया, मगर सी लाए स्क्रीन पे अम्मी का नंबर जगमगाता देख के बड़े चाव से रिसीवर उठाया। ये वही थी जो सवेरे सवेरे फ़ोन किया करती थी, मगर उन्होंने आज जो खबर सुनाई वो 15 मिनट बाद रामेश आया तो वो बेड पे टांगे लटकाए मुतफक्किर बैठी थी। गोद में टेलीफोन सेट था। किसका फ़ोन था? अम्मी का, मुल्तान से। वो मरे मरे अंदाज में बोली। अब वहां से कौन कौन आ रहा है? उसने खुद को सोफे पे गिराते हुए उकताए हुए अंदाज में पूछा तो मेया ने कड़ी नजरों से उसे घूरा। वाह, अब बात अपने मेके वालों की आई तो कैसे नैन मटकाए जा रहे हैं। मैं तो जबान खोल ही नहीं रहा। हाँ, मेरी बहन की शिकायतें सुनाने में ये चाहे सारी रात गुजार दे। उन्होंने आने की खबर देने के लिए नहीं, बुलावे का फोन किया है। तो इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? ऐसे बुलावों पे तो तुम धमाल डालती फिरती हो। हाँ, अगर किसी की वजह से मुल्तान जाने को जी नहीं चाह रहा तो मना कर दो। कैसे मना कर दूं? जाना तो पड़ेगा। मुजना की बेटी का अकीका है। ये खबर उसने और भी मुंह लटका कर कही। हालांकि मिजना उसकी छोटी बहन थी और उसके यहाँ शादी के 6 साल बाद बच्चा हुआ था जिसकी मेहा को बहुत खुशी थी। मसला तो ये है कि अकीका है, कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं, और वो भी उसके पहले पहले बेटे का। नकद रकम के अलावा मिठाई उसका और उसके शोहर के और उसकी सास का जोड़ा भी ले जाना पड़ेगा। मुल्तान आने जाने का खर्चा अलग। हाँ, मसला तो है, मगर अब क्या कह सकता हूँ। तुम्हारा मेका है, जाने या ना जाने का, देने या ना देने का फैसला सरासर तुम्हारा अपना है। वो शाने उचका के लाताल्लुक बन गया। देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम, सर के बल चल के जाओगी। आखिर तुम्हारी बहन का मामला है। होता कोई मेरे किसी बहन भाई का मामला तो उस वक्त तुम्हारा तकरीरें नशर हो रही होती। पहले तो भरी गर्मियों में ऐसे चौंचले करने पे 100 100 सलवातें सुनाई जाती। फजूल रस्मों पे तनकीद होती। हाँ, जाहिर है, तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेहा उसके इस अंदाज पे तड़क के बोली। जाहिर है मेरे मेके की बात है, तुम्हारा से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये तो मेरा मसला है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तुम्हारी बहन आए तो मुझ पे खर्च करना लाजिम। मेरे मेहमान जो ठहरी, और खातून खाना होने के साथ सारी मेहमान नवाजी मेरा फर्ज। तब सारे के सारे मसले मेरे हो जाते हैं। वो आंसू पीती करवट बदल के दोबारा लेट गई। फिर क्या इरादा है, क्या सोचा है तुमने? उसने पूछा। जाना तो पड़ेगा, अपनी नाक तो नहीं कटवा सकती। बच्चे भी बच्चे भी
वहीं पे रहेंगे, वहाँ सख्त गर्मी है। कल तुम जल्दी घर कल तुम ऑफिस जल्दी बंद कर देना। मासी तब तक बच्चों का ध्यान रख लेगी और परसों तो इतवार है, तुम घर पे ही होगे। मेरी कल की टिकट करवा देना। परसों रात या पीर की सुबह मैं वापस आ जाऊंगी और आज शाम को मेरे पैसे भी वापस दे देना प्लीज। कौन से पैसे? वही जो तुमने उधार के नाम पे लिए थे। पहले 4,000 और बाद में जो नाहिद बाजी के आने पर 4,000 हुआ, वो अलग का कुल मिला के 7,000 बनता है। कल तक 7,000 का मिलना तो बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। हाँ, ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे मुल्तान से वापस आने के बाद तकरीबन आधी रकम वापस करने की कोशिश करूंगा। तब मैं क्या करूंगी उस आधी रकम का? वो एक बार फिर रो पड़ी। एक तो तुम्हारे आंसू। उसने वॉल क्लॉक की तरफ नजर डाली। सुबह के 7:15 बजे थे। वो अमूमन 8 बजे तक जागा करता और 10 बजे ऑफिस रवाना होता। आज अपनी बहन को स्टेशन पहुंचाने के लिए जल्दी जागना पड़ा, इसलिए तबीयत में कुसलमंदी थी। सोचा था घर पहुंचकर 1 डेढ़ घंटे की नींद ले लेगा, मगर अब ये सारा प्रोग्राम यकीनन मेहा की नाराज़गी दूर करने की नज़र होने वाला था। बस ये एक चीज़ है तुम्हारे पास वाफिर तादाद में, वरना तो शक्ल अकल दिल हर मामले में हाथ तंग है। प्लीज़ मेहा, सुबह सुबह मेरे दिल बुरा मत करो अपने रोने से। पता है मेरा सारा दिन बुरा बुरा गुजरेगा और तुम्हारे आंसू सारा दिन मेरे दिल पे गिरते रहेंगे। उसे जमाइया रोक रोक के वह मुश्किल डायलॉग मुकम्मल किया। दूसरी जानिब करवट लिए आंसू पूंछती मेहा सोच रही थी, बस ये एक चीज़ है तुम्हारे पास वाफ़िर तादाद में, खोखले डायलॉग, नोटंकी, वरना तो। 3 जुलाई, इतवार का दिन यानी छुट्टी का दिन। और वो भी अगर 3 बच्चों को सँभालने में गुज़र जाए तो किसी मर्द के लिए इससे बुरा छुट्टी का दिन कोई और नहीं हो सकता। कल भी उसे बच्चों की वजह से जल्दी घर आना पड़ा। मेहा सुबह 10 बजे वाली कोच से जा चुकी थी। मासी को उसने इज़ाफ़ी रकम देकर शाम तक बच्चों के पास रहने के लिए आमादा कर लिया था। 2 दिन का खाना भी तैयार करके फ्रिज में रख दिया था और रामेश को ख़ास ताकीद की थी कि वो हर हाल में 3-4 बजे तक घर पहुंच जाए, क्योंकि मासी ने साफ ऐलान किया था कि वो 4 बजे के बाद रुकने पर तैयार नहीं, और कोई आए या ना आए वो घर चली जाएगी। उसके साथ साथ उसने रामेश को भी याद दहानी कराई थी कि वापस आने पे उसे कर्ज की रकम की पहली किस्त चाहिए। इसी वजह से हफ्ते का दिन उसने भरपूर दबाव में गुजारा, जाने की भी जल्दी, निपटाने की भी और कमाने की भी। उम्मीद तो नहीं थी, मगर मौजूदा तौर पे एक गैर मुतवक्का डील फाइनल होगी जिसके कमीशन के तौर पे उसे चंद हज़ार मिल गए। 2,000 पहली किस्त के तौर पर मेहा को देने के लिए अलग, और बाकी से ग्रोसरी लिस्ट की वो सारी शॉपिंग कर डाली जो मेहा लिख के साइड टेबल पर रख गई थी। अपनी कारकर्दगी से वो अब तक खासा मुतमईन था, क्योंकि मासी तो उसके लिए दरवाज़ा खोलते ही शुक्र अदा करती रफू चक्कर हो गई थी। उसने न सिर्फ शाम की चाय खुद बनाई बल्कि रमना को नहाने पर भी आमादा किया, जो माँ की गैर मौजूदगी की वजह से गंदी संदी फिर रही थी। निमरा और अहमद दोनों को अपनी निगरानी में छुट्टियों का होमवर्क कराया। उसके बाद बगैर कुछ भूले सारे बोर तरीन चीज़ें, दालें, मसाला जात, दूध, पत्ती, चावल वगैरह खरीदे। घर आकर उसे निमरा के साथ टेबल पर खाना लगाना चाहा। दोपहर को हमने सैंडविच खाए थे, मामा बना गई थी, मगर मासी ने हमें एक एक ही खाने को दिया, हालांकि मामा 3-3 बना कर गई थी। बाकी वो खुद खा गई। चलो कोई बात नहीं, उसे भी तो कुछ ना कुछ खाना था। वो रायते का डोंगा चेक करने के बाद अब फ्रिज में रखी छोटी सी देगची का जायजा ले रहा था। मगर पापा, मामा उसके लिए पराठा और रात का सालन भी तो रख गई थी, और वो बार बार कभी शरबत कभी लस्सी बनाकर पी रही थी। और पापा, इसमें बिरयानी है, मामा आज रात के लिए बना गई हैं। इस प्लास्टिक के बर्तन में कोफ्तों का सालन कल दोपहर के लिए है। बिरयानी? गर्दन और कलेजी की बिरयानी? रामेश ने उलट पलट करके देखते हुए कहा। यकीनन मासी आधी देगची उलट के साथ ले गई थी, और तकरीबन सारा चिकन भी। एहतियातन उसने कल के लिए रखे सालन को चेक किया। आलू कोफ्ते के सालन में अब शोरबे में आलू ही आलू डूबे नजर आ रहे थे। इक्का दुक्का कोफ्ता हैरान पड़ा था। बच्चों ने ऐसी उजड़ी हुई बिरयानी खाने से साफ इनकार कर दिया। रामेश का अपना दिल भी बुरा हो रहा था। खुद तो मेके में दावतें उड़ा रही होगी, हमारे लिए खाली वीरान बिरयानी ही रह गई है। वह एहतजाजन बच्चों को लेकर केएफसी चला गया और 4-5 सौ उड़ा के वापस आया। पैसे खर्च तो कर लिए, मगर बाद में इस अय्याशी पे तासुफ करते करते नींद ना आई। सुबह बड़ी बोझल गर्म और बोर थी। उसमें नाश्ता बनाना, कमर दुरुस्त करना वगैरह वगैरह। अगरचे निमरा मकदूर भर मदद करती रही, दोपहर को खाने का मसला फिर बरकरार था। मगर लेकिन अब रामेश ने जज्बाती होना मुनासिब न समझा, और बच्चों को अपने दिल को भी डांट डपट के यही सालन खाने पर आमादा किया।
शाम को उसकी हालत वैसी ही थी जैसी इन नौब्याहता बीवियों की होती है जिनके शौहर शादी के बाद हफ्ता 10 दिन की छुट्टियां खत्म होने पर पहली बार ऑफिस जाते हैं। शादी के बाद जिनका हाथ पहली बार खीर में डलवाया जाता है, वो बीवियां जिस बेकरारी से और जोश के साथ शाम होते ही अपने मियाँ जी की घर की वापसी का इंतजार शुरू कर देती हैं ताकि उसे अपने सारे दिन की कारकर्दगी सुनाकर मुतासर करें, साथ साथ सास नंदों के बदले रवैयों का दबा दबा से गिला भी करें। ठीक उसी तरह रामेश भी बेचैनी से लाउंज के चक्कर काट रहा था। उसके दिल में भी अपनी कारगुजारी और कारनामे उबल रहे थे कि किस तरह से कल उसने तन तनहा बच्चों और घर को संभाला हुआ था। ऐसे ही बच्चों की शरारतें और मासी की खबासत की शिकायतें भी दिल में मचल रही थीं। नेहा ने शाम 7 बजे वाली कोच से पहुंचना था और उसने रामेश को आने से मना कर दिया था कि वो बच्चों को अकेला घर पे ना छोड़े और वो खुद ही रिक्शा करके घर पे आ जाएगी। लेकिन रामेश इस वक्त तीनों को कमरे में अकेला दंगल करता छोड़ के खुद लाउंज में टहल रहा था। तब जब कमरे से आते कहके चीखों में बदले, घबरा कर वो अंदर लपका तो रमना को मेज पे जमीन पे गिरे देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। उसके मुंह से खून बह रहा था। निम्रा और अहमद को एक एक थप्पड़ रसीद करने के बाद वो रमना को बाजू में उठा के नीचे भागा। नीचे के पोर्शन में रहने वाले मलक साहब के बेटे को साथ लिया ताकि वो बाइक चलाए। उनकी बेगम से ऊपर जाके बच्चों का ध्यान रखने की दरख्वास्त की। मेहा 7:30 के करीब घर पहुंची तो थकन और गर्मी से उसका बुरा हाल था। दिल चाह रहा था घर जाते ही शावर लेकर एसी ऑन करके लंबी तान कर सो जाए, लेकिन ये भी जानती थी कि ऐसा करना फिलहाल मुमकिन नहीं होगा। उसकी गैर मौजूदगी में रामेश ने किसी न किसी तरह बेशक काम चला लिया होगा, मगर उसके आने के बाद वो कतई तौर पर किसी किस्म की रियायत देने पर तैयार न होगा। घर पहुंचते ही ऊंधे सीधे कामों का एक ढेर उसका मुंतजिर होगा। बेडरूम और लाउंज की बेतरतीबी, किचन में गंदे बर्तनों का ढेर, इन सब का कसूर तसव्वुर इसे और भी खौफ में मुब्तला कर रहा था। मगर ये न जानती थी कि सूरत हाल उससे कहीं बढ़कर तशवीशनाक होगी। रामेश की गैर मौजूदगी, निमरा के आंसू, अहमद का उतरा चेहरा और नीचे वाली मिसेज मलिक की मौजूदगी, इन सब ने उसे अनगिनत वसवसों में मुब्तला कर दिया था। वो तो कोई सवाल तक करने के काबिल न रही, वहीं हाथ पैर छोड़ के बैठ गई। मिसेज मलिक ने उसे ठंडा स्क्वाश पिलाते हुए रसान से बताया, फिक्र की कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने के दौरान ऐसी छोटी मोटी चोटें लगना तो मामूली बात है। रज़ा साथ गया है, अभी तुम्हारे मियाँ रमना को लेके आते होंगे, तुम खुद देख लेना, इंशाल्लाह भली चंगी होगी। मैंने खुद हाथ पैर सब चेक किए थे, सिर्फ दांत टूटे हैं। अल्लाह का करम है कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ। वो उसके हाथ सहलाते हुए कह रही थी। कुछ देर बाद रामेश की भी वापसी हो गई। रमना जो अब तक सिसक रही थी, माँ को सामने पाकर नए सिरे से भां भां करके रोने लगी। उसकी थोड़ी पे ड्रेसिंग हुई थी। क्या हुआ रामेश, ज्यादा चोट तो नहीं लगी इसे? वो रमना को बाजू में भींचते दीवाना वार चूम रही थी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। मुझे डर था कि दांत टूटे होंगे, मगर वो बच गए। सिर्फ थोड़ी भी एक टांका लगा है। तो भाई साहब इतनी देर कैसे हो गई? मिसेस मलिक ने पूछा। हाँ, हॉस्पिटल तो नज़दीक ही है, बमुश्किल 5 मिनट का रास्ता है बाइक पे। महक को भी ख्याल आया, मोटरवे पे शायद कोई शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ है। इमरजेंसी में इस वक्त जख्मियों की तादाद इतनी थी कि कोई इस बच्चे की जानिब देखने पे भी तैयार नहीं था। 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं वहाँ से निकला। रमना भी इस चीखों पुकार से खौफजदा हो रही थी। आगे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और प्राइवेट हॉस्पिटल का तो हाल तो तुम जानती हो। कोई अंदर घुस जाए तो हर हीले बहाने से उसकी खाल खींच कर ही वापस भेजते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आवाम को ये गिला रहता है कि वहाँ तवज्जो नहीं मिलती, तो यहाँ इस बात का रोना है कि हद से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब रमना को ही देख लो, मामूली चोट है, मगर इतनी इतने टेस्टों, एक्सरे वगैरह एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये एक टांका लगाया गया। चलो शुक्र है बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। मिसेस मलिक ये कहते हुए नीचे उतरी तो मेहा ने रामेश को कोफ्त और बेजारी की असल वजह बताना चाहिए। बताया तो है इस हॉस्पिटल में किस किस तरह से पैसे निकलवाए गए हैं। 3 तरह के टेस्ट और एक एक्सरे करवाने में 1200, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का 550 और मेडिसिन का बिल 480 रुपये बना है। और ये पैसे दरअसल मैंने तुम्हारे लौटाने के लिए अलग से रखे थे। आखिरी बात उसने डरते डरते कही और मेहा का रद्द अमल जांचने के लिए उसका चेहरा देखना चाहा। वह लब पीछे बैठी थी। तो फिर मुंह तो मुझे लटकाना चाहिए, तुम क्यों लटका रहे हो? वो बोली। और मैं इसलिए नहीं लटका रही कि मज़ीद गुंजाइश ही नहीं है। मरे को 100 दुरे लग भी जाएं तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे दिल से तो अब तक इस हकीके में हंगामी शिरकत का काम नहीं कम हो रहा। पहले से पता होता तो मैं खर्चे में से कुछ कटौती करके रखती, कोई ना कोई और बंदोबस्त कर लेती। लेकिन अब जल्दी में सारी शॉपिंग करनी पड़ी।
नकद 1000 रुपया देने के अलावा 400 रुपए की मिठाई, मिसना और उसके शोहर के कपड़े 1000 रुपए में आए। सोचा था उसकी सास को घर से कोई सूट निकाल दूंगी, मगर घर में रखे सारे अनसिले सूट खासे कीमती थे। मजबूरन 350 उस पर भी लगाने पड़े। बेशक तुम्हें मैंने इस खर्चे का निस्फ ही बताया है, लेकिन हाय, मेरे वो पैसे जो मैंने बच्चों को मरी ले जाने के लिए अलग कर रखे थे, वो अब मुझे नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं। जो तुमने लिए हैं उनको वसूलना मुझे बखूबी आता है। चाहे देर से सही, किस्तों में ही सही, मिल तो जाएंगे, मगर ये वाले, हाय। 5 जुलाई। कल का सारा दिन अजीब बेलुत्फ गुजरा। ना रामेश का ऑफिस में काम के दौरान जी लगा, ना मेहा को घर में सुकून। रमना चोट की वजह से चिड़चिड़ी हो रही थी, सारा दिन ही रह रह करती रही। निम्रा और अहमद का समर स्कूल 9 बजे से 12 बजे तक होता था। उन्होंने आते ही खुशखबरी ये सुनाई कि स्कूल वाले ने जो समर कैंप 15 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया था, वह शदीद गर्मी और बच्चों के वालिदैन के पुरजोर असरार के बायस 5 जुलाई तक ही ख़त्म कर दिया गया है। यानी कल से मुकम्मल छुट्टी। अब हमें मरी जाने के लिए मजीद एक हफ्ता इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अहमद ने खुशी से बेहाल होते हुए कहा था। पापा ऑफिस से आएंगे तो हम उसे कह देंगे कि हमें कल या परसों ही मरी ले जाएं। निम्रा ने भी फैसला सुना दिया। नेहा बिला वजह इन्हें शोर मचाने पर डांटने लगी। एक तो अभी तक पानी का मसला हल ना हुआ था, ऊपर से इन बच्चों ने एक नई जिद उनके सर पर सवार करने का प्रोग्राम बना लिया था। आज सुबह आंख खुलते ही उसने हंसपे मामूल पानी वाली मोटर का बटन दबाना चाहा तो उसकी मखसूस घर्र घर्र वाली आवाज़ सुनाई न दी। नीचे उतर के देखा तो मोटर में से धुआं निकल रहा था। रामेश जाने से पहले इलेक्ट्रिशियन को बुला लाया, जो मरीजों को अपने साथ क्लिनिक ले गया। तब से अब तक वो रात के भरे हुए टब में से ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इस्तेमाल करती रही थी। मुझे शावर लेना है। पसीने से तर अहमद अपनी टी शर्ट उतार रहा था। पानी नहीं आ रहा सुबह से, टब में थोड़ा बहुत रखा है। दोनों जाके मुंह हाथ धो लो और एहतियात से, खबरदार जो पानी ज़ाय किया तो। इतनी गर्मी है, वो चीखा। और क्या, अब हम शावर भी नहीं ले सकते? दोनों एहतजाज कर रहे थे। इससे पहले कि गर्मी के जिक्र पे उन्हें एक बार फिर मरी जाना याद आ जाता, वो कमरे से निकल गई। इलेक्ट्रिशियन का नंबर मिलाकर उसकी सुस्ती पे 4 बातें सुनाई। साथ साथ गर्मी और पानी की गैर मौजूदगी की वजह से बच्चों की हालत का नक्शा खींच के उसका दिल मौम करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो आ पहुंचा। बीबी जी, मोटर तो बुरी तरह जल गई है। 2 दिन लगा के मैंने ठीक भी की तो 400 रुपये खर्चा आएगा, गारंटी फिर भी कोई नहीं। हो सकता है 2 दिन बाद फिर यही मसला हो। नई मोटर 750 की आती है। मैं अपने वाकिफ कार से 600 रुपये की ले देता हूँ, कम से कम 1 साल की गारंटी तो होगी। बाकी के पैसे साहब से शाम को आके ले लेना। अपनी जानब से तो उसने अक्लमंदी का सबूत दिया था, मगर रामी सुनते ही बिगड़ गया। उसने कहा और तुमने मान लिया, आराम से पकड़ा दी उसे 500 नई मोटर के लिए। हालांकि ये वाली भी अभी पिछले साल लगवाई थी। लेकिन इसकी खराबी दूर करने में भी तकरीबन इतने ही पैसे लग रहे थे, वरना मुझे कोई शौक तो नहीं था। इन लोगों की तो आदत होती है बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने की। मैं किसी और को दिखा देता, 50 या 100 में रुपए रुपए में मसला हल हो जाता। हमें तो हर बात की जल्दी होती है। जल्दी? सुबह से दोपहर होने को आई थी, घर में पानी का एक कतरा तक न था, और तुम मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे हो। हंसते तवक्को उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। रात का खाना भी उसने बेहद खामोशी से लगाया। बच्चों ने खाने के दौरान रामेश को भी समर स्कूल ख़त्म होने की इत्तला दी। अब हम इस हफ्ते मर ही जा सकेंगे ना पापा? रामेश ने चौंक कर मेहा को देखा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। फौरी तौर पर वो फैसला न कर पाया कि बच्चों को क्या जवाब दे। उसने भी खामोशी की वही बुक्कल मार ली जो वो ओढ़े हुए थी। रात को भी कितनी देर तक वो चैनल्स बदल बदल के उसका इंतजार करता रहा, जो बच्चों के कमरे में न जाने क्या कर रही थी। यकीनन उन्हें बहला रही होगी, उसने कयास किया और मायूस होकर सोने की तैयारी करने लगा। उसी वक्त वो अंदर आई और अपने मामूल के मुताबिक ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके चेहरे के साथ कोई कार्रवाई करने लगी। इस चीज़ की कसा नहीं हो सकती, दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, उसने जल के सोचा। मैं परेशानी से घुल रही हूँ और इधर बेफिक्री का ये आलम है कि म्यूजिक चैनल पे साकी साकी सुना जा रहा है, बल्कि देखकर आंखें सेंकी जा रही हैं। उसने गुस्से से चेहरे पर टिश्यू रगड़ा और धप धप करती बेड की जानिब आई। जोर से अपना तकिया घसीटा और धड़ाम से खुद को बिस्तर पर गिरा लिया। कुछ देर बाद रामेश को उसकी सिसकियां सुनाई दी। नेहा, प्लीज रामेश, मुझसे कुछ मत कहना, कम से कम कोई बुरी खबर मत सुनाना, और ना ही ये कहना कि मुझे बच्चों का ध्यान किस तरह मरी की ट्रिप से हटाना है। ये काम मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो ठंडा होकर परे हटा। जिससे ये साबित हुआ वो कुछ ऐसी ही बात करने वाला था। कुछ देर तक खाली खाली नज़रों से तजारती खबरें सुनाने वाली बनी सवरी स्मार्ट सी न्यूज़ रीडर को देखते रहने के बाद उसने तकिया दुरुस्त करके सोने का इरादा किया
मगर मेहा की दबी दबी सिसकियां उसे ऐसा करने न दे रही थी। चलते भुनते उसने वॉल क्लॉक पे नजर डाली। 11:30। अगर रात इतनी भी ना हुई थी, मगर जब जाकर ऐसी सूरत हाल का सामना करना हो तो मसला दर मसला उलझना हो, तो उससे बेहतर यही लगता है कि आंखें मूंद के गाफिल हो जाया जाए। मगर मैं बदनसीब तो ये भी नहीं कर सकता। एक तो इसको हमेशा रूठने मनाने के लिए आधी रात का वक्त मिलता है। यार मेहा, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली लगती तो नहीं हो। इतने सालों तक हर बुरे भले वक्त में इतने हौसले से मेरा साथ निभाती रही हो, फिर अब ये कम हौसला क्यों? जो दौर हम लोगों ने शादी के बाद देखा, यानी बाकायदा प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद, इस तजर्बे से हम अपने बच्चों को इतनी सी उम्र में किस तरह आगाह करें और क्यों करें? क्यों अभी से उन्हें तल्ख हकीकतों से रोशनास कराया जाए? और क्यों उन्हें भी मजबूरियों मसलहतों से मुतारिफ करवाया जाए? इस सवाल ने रामेश को भी सोच में डाल दिया। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वो कम उम्री में यतीम हो गया था। माली हालात भी खास अच्छे न थे। उसके बावजूद उसे याद नहीं था कि किसी बड़ी महरूमी ने उसके बचपन की मासूमियत, बेफिक्री और लावालिपन को नुकसान पहुंचाया हो। उसकी आंखों में अपने बच्चों के चेहरे घूमने लगे, वो चेहरे जो चंद दिन से एक मन चाही तफरीह के तस्वुर से ही दमकने लगे थे। इससे पहले कि वो मजीद संजीदा और रंजीदा होता, उसकी नज़र एक बार फिर क्लॉक की जानिब गई। 11:50। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ती थीं, नींद भी उसी रफ्तार से उस पर गलबा पाती थी। अब तो जैसे आंखों में मिर्ची से भरने लगी थी। सारा फलसफा रात को याद आता है। सारे आंसू भी रात को निकलते हैं। और तो और भूले भटकी कोई अकल वाली बात भी रात को ही मुंह से निकलती है। और इधर ये हाल है कि 2 मिनट मजीद आंखें खुली रखना मुहाल है। दांत किचकिचाते हुए उसने मेहा के बाल सहलाए। अल्लाह बेहतर करेगा। क्यों बेकार की सोचों में अपना जी जलाती हो? अब ना सही, कुछ हफ्ते बाद सही। तब भी नहीं तो अगले साल सही। दिल को बहलाना सीखो मेहा। वो तो तुमसे शादी के बाद से कर रही हूँ। मेहा ने पलट कर खफकी से उसे देखा। रामेश ने संभल कर फिर से पैंतरा बदला। मैं तुम्हारी सेहत के ख्याल से कह रहा था। देखो ना, पिछले कुछ दिनों से कितना दबाव रहा है तुम पे। काम का भी और जहनी भी। बिल्कुल मुरझा के रह गई हो। हाँ, माफ करे, क्या क्या कहना पड़ता है। परेशानियां तो जिंदगी के साथ साथ चलती ही रहती हैं। फिलहाल इन सबको परे झटको और जहन को हल्का फुल्का करके सोने की कोशिश करो। सुबह निकालते हैं इसका कोई हल। देखो ना, रात के 12 बज गए हैं। अगला दिन। अचानक वो रुक गया। उसकी नजरें घड़ी पे जमी रह गई। हाँ, निकल चुका तुमसे हल। सिर्फ मसले पैदा कर सकते हो, वो भी धड़ाधड़। इनका हल तो। उसने रमेश को देखा, जब क्लॉक से नजर हटाकर कैलेंडर को तक रहा था। मेहा के दिल की भड़ास अधूरी रह गई। अगला दिन शुरू हो गया है मेहा, बिलाखिर रामेश बोला। हाँ, 6 जुलाई। उसके रोए रोए चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हुई। हैप्पी एनिवर्सरी। रामेश ने बाजू आगे बढ़ाकर उसे अपने नज़दीक किया और उसके माथे को होंठ से छूते हुए विश किया। जिंदगी के 10 कीमती साल मेरे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में गुजारने का शुक्रिया मेरी जान। और तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल मेरे साथ साबित कदमी और तहम्मुल के साथ गुजार लेने पे बहुत बहुत मुबारक। देख लो, इस बार अपनी एनिवर्सरी पहले से याद है मुझे। हमेशा तो मुझे ये ताना दिया करती थी। इस बार ये गिला भी दूर कर दिया। वो तो मैं अपनी परेशानी में उलझी उलझी हुई थी, इसलिए वक्ती तौर पर जहन से निकल गया, वरना ये कोई भूलने वाली बात है। और तुम्हें भी तो कैलेंडर देख के याद आई है हमारी शादी की 10वीं सालगिरह। जी नहीं, मुझे पहले से याद है। झूठ। वो मानने पे तैयार न थी, क्योंकि रामेश का साहब का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा न था। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे। उसने जेब से एक कार्ड निकाला। ये कार्ड देख रही हो? ये लिबर्टी की मशहूर ज्वेलर शॉप का है, जहाँ मैंने इस एनिवर्सरी पर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए बहुत खूबसूरत बालियाँ पसंद की हैं। सोचा था कल जाके ले आऊँगा और आज ठीक 12 बजे गिफ्ट करूँगा। मगर कल रमने की परेशानी, आज पानी का मसला, घर आने की जल्दी थी। आप कल तो मेरे साथ जाके खुद ले लेना। बल्कि कोई अगर और डिज़ाइन पसंद हो तो वो ले लेना। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो उसी रेंज में। 2-2.5 हज़ार मेरे पास थे और 4 तुमसे उधार लिए थे। 6 हज़ार की बालियाँ हैं, मगर हैं बहुत खूबसूरत और नफीस। कहो, अब तो मानती हो ना, इस बार मेरे जहन में शादी की सालगिरह तुमसे पहले मौजूद थी। कुछ कहना मुश्किल है। उसने शाने उचकाए। क्या मतलब? यानी ये कहना मुश्किल है कि तुम्हारे जहन में मुझे बालियाँ गिफ्ट करने का ख्याल पहले आया, या मेरे जहन में तुम्हें गिफ्ट करने का। मैंने इस एनिवर्सरी पे तुम्हारे ऑफिस के लिए रूम एयर कूलर गिफ्ट करने का सोचा था। हर साल तुम्हारी गर्मियाँ बस ये सोचते हुए गुजर जाती हैं। इसलिए कमेटी के 15 हज़ार में से मैंने 3 हज़ार पहले ही इस नियत से अलग करके रख लिए थे। 1500 पहले से मेरे पास पड़े थे। वो खिलखिला के हंस दी। रामेश के लबों पे भी मुस्कुराहट फैल गई। यानी ये मामला भी टाई हो गया।
इस बार भी तुम्हें शिकस्त देने की मेरी हसरत हसरत ही रह गई। हसरतें तो वजूद में आती इसलिए है रामेश कि वो हमेशा। हसरत के लफ्ज़ से उसे एक बार फिर याद आ गया कि सुबह उसे बच्चों को ये खबर सुनाकर उनके उतरे हुए चेहरे देखना होंगे कि इस बार भी वो गर्मियों की छुट्टियां घर पे गुजारेंगे। इस बार भी उनके मम्मा पापा ऐसा कोई बंदोबस्त। रामेश, बिजली की तरह एक ख्याल उसके जहन में गूंजा था। रामेश, क्यों ना हम। अभी वो इतना ही कह पाई थी। हाँ, क्यों ना हम। रामेश ने बात मुकम्मल होने से पहले ही उसकी तायीद की। जहाँ इतनी गर्मियां बगैर कूलर के गुजार दी, ये एक और सही। कौन सा सारा दिन गुजारना होता है ऑफिस में। और बालियां तो तुम मुझे शादी की 11वीं या 12वीं सालगिरह पे भी दे सकते हो। उसकी आंखें झिलमिला गईं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कहने वाली हूँ। शादी के 10 साल बाद भी अगर मैं तुम्हारे दिल की बात बगैर कहे न जान सकूं तो क्या फायदा इस बात का। वो कह रहा था और मेरा दिल ही दिल में अपनी कलामी कंट्रोल करने के प्रोग्राम बना रही थी। कुछ ऐसे ही इरादे रामेश की भी थे, क्योंकि अगर दोनों इसी तरह एक दूसरे के दिल की सारी बातें जानने लगे तो। इसी के साथ हमारी आज की कहानी होती है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।